Hello students. Today we are going to start our next topic in the improvement and food resources. So first of all, we are going to start the next topic. Before we starting the next topic, let us take a brief preview on the previous lectures. Okay. So in earlier lectures, we have already studied about what are the need for the increasing the food production. So basically, the need for increasing the food production is the our population. For time to time we are growing our population in a 1 second or 2 seconds. We are growing at a, yeah, highly increment rate. Okay, so for that we need lots of space to living, and also needs a lots of food to eating. Okay, so these are the basic main reason for the increasing the food production. As we are now around the 1.4 billion people, so we have to eat properly, and we need to eat properly. For that we need to increase our food production. Okay, so how can we how can we improve our food production? So for that, these are the different types of techniques that we have to use in improvement of the food. Okay, so for that, these are the different techniques here. Give the crop variety improvement, crop production improvement, and crop protection management. Okay, and in this crop variety improvement, we have seen the process of hybridization. ओके, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि क्रॉप वैरायटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ दो या तीन जीन्स के प्लांट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं. ओके, उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. उसमें हम लोगों ने देखा कि हायर यील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैच्योरिटी ड्यूरेशंस को चेंज करवा सकते हैं, एडेप्टेबिलिटी को चेंज करवा सकते हैं, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं हम लोग. ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम लोगों ने तीन मेथड से हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट किया, कि न्यूट्रिशंस को मैनेज करके हम लोग किस तरह से प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कर सकते हैं, इरिगेशंस करवा के हम लोग किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोगों ने देखा क्रॉपिंग मैनेजमेंट से हम लोग किस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करवा सकते हैं. सो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा था कि जनरली कोई भी प्लांट्स होता है तो उसको जनरली 16 टाइप्स के न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है. जनरली 6 जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए, बाकी के 10 जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर चाहिए. सो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो सबसे ज़्यादा जो चाहिए उसको जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है, जो कि हम लोगों को लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर चाहिए, जैसे कि वो हो गए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर. और उसी तरह से जो हम लोगों को स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर से रिक्वायरमेंट चाहिए वो है हमारे माइक्रो न्यूट्रिशंस. तो माइक्रो न्यूट्रिशंस के अंदर जनरली हमारे आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, इस तरह के जो है वो एलिमेंट्स हम लोगों को चाहिए न्यूट्रिशंस के अंदर. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई ये न्यूट्रिशंस चाहिए तो सही, तो हम उसको न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड किस तरह से कर सकते हैं अपने क्रॉप के अंदर. तो जनरली मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके या फिर कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली हम लोग न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो बेसिकली मैन्योर जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ से बनता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाइबर, whereas the fertilizers are made from the chemically substance. Okay, so this is how can we improve the crop production management, and we can improve the nutrition in the crop production management. इस तरह से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशंस का मैनेजमेंट कर सकते हैं. और न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इरिगेशंस को हम लोग किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, पानी जो हम लोगों को सप्लाई देना है प्लांट्स के लिए, तो वो अगर हम किस तरह से प्रोवाइड करें, जिस तरह से क्रॉप को चाहिए उस तरह से अगर हम लोग किस तरह से प्रोवाइड करें इरिगेशन सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली पानी अगर पूरा का पूरा मिलता रहेगा क्रॉप को, तो वो क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा प्रोडक्शन में. तो उसी तरह से अगर वो प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करेगा तो हमारा मैनेजमेंट भी अच्छे से हो पाएगा उसमें. सो इरीगेशन में हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक दैट वी यूज इन द इरीगेशन सिस्टम, लाइक वेल्स, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक्स, चेक डैम, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड लास्ट में हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न्स को चेंज करवा करके भी
हम लोग अपने प्रोडक्शन को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग का इस्तेमाल करेंगे, इंटर क्रॉपिंग का इस्तेमाल करेंगे, या तो फिर क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो मिक्स्ड क्रॉपिंग का इस्तेमाल करके हम लोग वीट और ग्राम को ग्रो करेंगे, तो हमारे दोनों क्रॉप को प्रोडक्शन हो जाएगा, और दोनों में से अगर कोई भी एक फेल हो जाएगा प्रोडक्शन बनना, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में से हमारा जो पूरा इकोनॉमी है उसको चलाते रहेंगे। अभी ये जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा ही इशू क्रिएट हुआ है फार्मर्स के रिलेटेड में, कि वे फार्मर्स का जो बिल है वो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो सुन सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी यही न्यूज़ चल रही है। फार्मर्स का बहुत बड़ा जो है संगठन मिल के क्या करवा रहा है कि ये जो है वो उसका ओपोज कर रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें बंद करो। तो इसका ज़रूर रिक्वायरमेंट तो है ही। ओके, आज हम लोग देखने वाले हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। जनरली क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है क्या? सो अभी हम लोगों ने क्रॉप का प्रोडक्शन तो कर दिया मान लो, तो अब क्रॉप का प्रोडक्शन होने के बाद उसको प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि अगर मान लो कि प्रोडक्शन से हम लोगों ने अगर प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ओके, तो उससे क्या होगा कि क्रॉप तो बन गए, अभी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में भी बन गए, लार्ज क्वांटिटीज़ में भी बन गए, हम लोगों को जैसे चाहिए थे उसमें उसके न्यूट्रिशंस भी मिल गए। पर मान लो कि अगर मैं उसको प्रोटेक्शन नहीं दूंगा तो क्या होगा, तो जनरली वो जो है प्लांट्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसका मतलब प्रोटेक्शन देना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, so how can we give the protection? So crops in the fields are damaged by the weeds, insect pests and disease. जनरली जो क्रॉप्स है फील्ड्स के अंदर ग्रो हो रहे हैं वो क्या होंगे, डैमेज होंगे वीड से, इंसेक्ट्स पेट से और डिजीज से। तो तीन चीज़ों से खराब हो सकते हैं। तो ये तीन चीज़ों को मैं अगर ख़त्म कर दूँ, तीन चीज़ों को मैं अगर उसमें डैमेज होने से बचा लूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने क्रॉप को प्रोटेक्शन दे सकता हूँ और ख़राब होने से बचा सकता हूँ। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है वीड्स के बारे में। तो वीड्स जो है वो जनरली क्या होते हैं, सो हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 8 के अंदर देखा था कि वीड्स जो है वो क्या होते हैं। So weeds are the unwanted plants which grow in the fields. You can memorize the definition कि weeds जो है वो जनरली क्या होते हैं, तो वो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो फील्ड के अंदर ग्रो होते हैं। मतलब हमारा जो क्रॉप हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो कि वीट का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा प्लांट्स वहाँ पर ग्रो हो जाएंगे वो अनवांटेड हो गए, जिसका मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वो अपने आप ग्रो होंगे। तो उस तरह से जो प्लांट्स ग्रो होंगे वो क्या करेंगे, वो हम लोगों को ख़त्म करना है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो डैमेज करेंगे हमारे ओरिजिनल क्रॉप को। ओके, एग्जाम्पल दिया है xanthium, पैराथियम, साइप्रनियस, रोटोंडस एट्सेट्रा। ये जो है वो सारे क्या है, हमारे अनवांटेड प्लांट्स है, यानी कि वीड्स है। दे compete with the crop for food, space and sunlight and use nutrition and reduce the crop yields। यानी कि वो धीरे धीरे क्या करते हैं, फिर उसके क्रॉप के लिए हम लोगों ने जो न्यूट्रिशंस डाले होते हैं उसकी जगह ले लेते हैं, उसका फूड ले लेते हैं, उसकी सारी शक्ति लेने की ट्राई कर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को जो प्रोडक्शन चाहिए जिस क्रॉप का, वो हम लोग प्रॉपरली ले नहीं पाते, क्योंकि वीड्स की वजह से। ओके, मतलब धीरे धीरे करके अपना हक जमाने लगते हैं वीड्स जो होते हैं वो। ओके, इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बात करते हैं। इंसेक्ट पेस्ट कॉज डैमेज टू द रूट्स, स्टेम एंड द लीव्स, suck cell sap and bore into the stems and fruits. They can reduce the crop yields. सो इंसेक्ट्स पेस्ट्स के बारे में तो हम लोगों को पता है कि नाने छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रूट, स्टीम्स और लीव्स के ऊपर बैठते हैं, और वहाँ से सेल को क्या कर लेते हैं, सेल में से वो सारा जो लिक्विड है या तो फिर न्यूट्रिशंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो सक कर लेते हैं। सो दैट इज़ वाई उसके अंदर का जो न्यूट्रिशंस लेवल होना चाहिए वो ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से क्रॉप जो है वो क्या होगा, फिर हमारा डैमेज हो जाएगा। Disease in plants are caused by the pathogens like virus, bacteria and fungi and reduces the crop yield. So generally डिजीज प्लांट्स में किस वजह से होते हैं, तो पैथोजेंस जो होते हैं जैसे कि वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए। अगर आप लोगों को पता होगा तो स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर 2 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, तो तभी आप लोगों को मैंने बताया था कि जनरली पैथोजेंस जो है उसमें सारी की सारी जो सारे जो डिजीज फैलाने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो कोई भी इंसेक्ट्स है या तो फिर वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, तो उसको क्या कहेंगे, पैथोजेंस कहेंगे। ओके,
तो जनरली जो पैथोजेंस है उसकी वजह से क्या होता है कि भाई वो क्या करते हैं, डिजीज का फैलाने का काम करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर भी डिजीज फैलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो इस तरह से वीड्स, insect pests and disease can be controlled by using the chemicals like weedicides, pesticides and fungicides। अगर हम इसका इस्तेमाल करें, वीडीसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का और फंगिसाइड्स का। वीडीसाइड्स ऑब्वियसली इसके नाम कर ऊपर से हम लोगों को पता चल रहा है कि वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो वीड्स को ख़त्म करेगा, पेस्टिसाइड्स का काम करेंगे तो पेस्ट को ख़त्म करेगा, और फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो डिजीज़ को रोकने से, डिजीज़ को फैलने से बचाएगा। पर इसके लिमिटेशन भी है कि अगर हम लोग इस केमिकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो जनरली क्या करेगा, वो सॉइल इरोजन करवाएगा। सॉइल इरोजन मतलब क्या करवाएगा कि सॉइल की न्यूट्रिशंस की जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, जो एनर्जी होती है, जो शक्ति होती है, वो क्या करेगा, वो ख़त्म कर देगा। धीरे धीरे करके एनर्जी लेवल जो है, न्यूट्रिशंस लेवल जो है वो सॉइल का ख़त्म होते जाएगा। तो फिर अगर ज़मीन के पास ही अपनी खुद की कोई ताकत नहीं होएगी तो वो किस तरह से वो प्लांट के अंदर भेजेगा। ओके, सो इस तरह से सिंस दिस केमिकल्स आर पॉइजनियस, एक्सेसिव यूज ऑफ दिस केमिकल्स कैन कॉज द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इस तरह से इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है और हमारी जो सॉइल है उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ओके, इसका इस्तेमाल लिमिटेड पीरियड के लिए और लिमिटेड ड्यूरेशंस में करना चाहिए हम लोगों को। देन वी हैव टू डिस्कस द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अगर ये तो हो गई फील्ड के ऊपर काम करने की बात कि भाई फील्ड के ऊपर अगर हम लोगों को क्रॉप को प्रोटेक्ट करवाना है तो इस तरह से हम लोग करवा सकते हैं। अभी मान लो कि प्रोडक्शन हो गया और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, स्टोरेज करूँगा। और स्टोरेज करने के बाद अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूँगा तो वो स्टोरेज में पड़े पड़े भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। मतलब मुझे स्टोरेज में भी क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। The factors responsible for the damage and loss of grains are biotic factors like bacteria, fungi, insects, rodents, etc. and abiotic factors like moisture and temperature in the place of the storage। इन सारी चीज़ों से मेरे को क्या करवाना है, क्रॉप को बचाना है स्टोरेज के अंदर। ओके, फील्ड के अंदर तो मैंने बचा लिया है तीन चीज़ों का इस्तेमाल करके, पर अब मुझे किस में बचाना है, स्टोरेज के अंदर बचाना है। Before the storage, grains are cleaned and dried in sunlight to remove the moisture, and storage places are fumigated to kill pest। ओके, तो इसमें क्या करवाना पड़ता है कि हम लोगों को सारी जगहों पर प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज रूम को पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ग्रेन्स को क्या करवाना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तब जाके उसमें से भेज जो हम लोग कहते हैं ना, हमारा जो मॉइस्चर लेवल है, वो मॉइस्चर लेवल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सनलाइट में ड्राई करने की वजह से। ओके, तो उसके बाद हम लोग उसको स्टोरेज के अंदर रख सकते हैं। या तो फिर मैं कोई आती है जो हम लोग कहते हैं ना उसको दवाई, तो दवाई को मैं क्या करूँगा, छिटवा दूंगा मेरे पूरे स्टोरेज के रूम के अंदर, गोडाउन के अंदर। तो वहाँ पर फिर क्या होगा, मैं प्रोटेक्शन दे दिया मैंने, और फिर मैं वहाँ पर अपने ग्रेन्स को रख दूंगा स्टोरेज होने के लिए। ओके, तो इस तरह से सारी चीज़ों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्रॉप प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री जो है वो क्या है, तो जनरली हम लोग फार्मिंग के साथ साथ कोई एनिमल्स के रिलेटेड भी काम करें तो उसको मैं क्या कहूँगा, एनिमल हस्बेंड्री कहूँगा। Animal husbandry is the scientific management of animal livestock including their feeding, breeding and disease control। Animal husbandry क्या है, तो एक scientific management है एनिमल लिव स्टॉक्स को देखभाल करने का। एनिमल को देखभाल करने का जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो एनिमल्स को फीड करते हैं, ब्रीड करते हैं और उसका डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं। उसको जनरली क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। यानी कि फार्मिंग के साथ साथ आप लोग अगर कोई एनिमल्स में ग्रो करोगे, उसको भी बड़ा करोगे, उसको भी खाना खिलाओगे, उसको डिजीज फ्री रखोगे, तो उसको क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। Animal farming includes the cattle, sheep, goat, poultry and fish farming। So these are the basic examples for animal husbandry। उसमें सबसे पहला है कैटल फार्मिंग। तो कैटल फार्मिंग में क्या होता है जनरली, तो उसमें क्या होता है कि जनरली जो मिल्क देने वाले जो एनिमल्स है उसका हम लोग क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। ओके, cattle farming is done for two main purposes। They are for the milk production and farm labor। Milk producing females are called milk animals and those used for farm labors are called the draught animals।
जनरली दो किस्म का काम करवाने के लिए कैटल फार्मिंग का इस्तेमाल होता है, जिसमें सबसे पहला पर्पज़ है हमारा मिल्क प्रोडक्शन और दूसरा पर्पज़ है हमारा फार्म लेबर, यानी कि हमारे फार्म के अंदर काम करवाने वाला करवाने के लिए। ओके, तो मिल्क में हम लोग जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिस एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग मिल्क एनिमल्स कहेंगे, जबकि जो फार्म लेबर्स के लिए काम करते हैं जिस पर्पस के लिए वो एनिमल मैंने रखे होंगे उसको हम कहेंगे ड्रॉट एनिमल्स। ओके, milk production depends on the duration of lactation period, the period of milk production after the birth of the calf. Milk production can be increased by increasing the lactation period. तो मिल्क प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? जनरली एक लैक्टेशन पीरियड आता है जिसके ऊपर मिल्क प्रोडक्शन जो है वो डिपेंडेंट होता है। लैक्टेशन पीरियड किस तरह का होता है? द पीरियड ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द काफ, यानी कि अगर कोई काव का बच्चा है तो वो अगर जन्म लेने के बाद, बर्थ होने के बाद उसका जितना टाइम लगेगा जब वो मिल्क प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा, ओके, उस बर्थ से लेकर प्रोडक्शन स्टार्ट होने तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या कहेंगे? लैक्टेशन पीरियड कहेंगे। सो हम लोग किस तरह से ये जो है वो इंक्रीज करवा सकते हैं? तो लैक्टेशन पीरियड को क्या करवाएंगे, करवा के हम लोग क्या करवा सकते हैं? मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीजिंग करवा सकते हैं। So foreign breeds like Jersey and Brown Swiss have long lactation period, and local breeds like Red Sindhi and Sahiwal are resistant to disease. They can be crossbreed to get animals with both the qualities. तो ये सारे जो है एग्जांपल्स दिए हम लोगों को कि भाई इस तरह से हम लोग इसके जो है कि भाई लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा है तो इसका क्या होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ओके, cattle shelter should be clean and well ventilated with the sloping floors for easy cleaning. कैटल शेल्टर जो है वो हम लोगों को क्या करवाना है? बहुत ही क्लीन रखना है, वेंटिलेट रखना है, ताकि हम लोग वहाँ पर एनिमल्स अच्छे से रह सकें। कैटल फीड, कैटल का शेल्टर जो है हम लोगों ने बात की, अब कैटल के फीड के बारे में बात करते हैं। तो वो जो है उसमें शुड इंक्लूड द रफेज कंटेनिंग मेनली फाइबर एंड कॉन्सेंट्रेट्स कंटेनिंग प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिशंस। तो इसमें भी हम लोग उसके फीड में भी ऐसा खाना देना चाहिए जिसमें प्रोटीन और न्यूट्रिशन पूरे के पूरे हो। तो उसको हम लोग बचा सकते हैं डिजीज़ होने से, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया और वायरस से हम लोगों को बचाना है। उसके साथ साथ स्किन डिजीज से भी बचाना है, तो उसको सारे की सारी जो वैक्सीनेशन है उसको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। ये उसके साथ साथ उसको वायरल और बैक्टीरियल डिजीज से भी प्रोटेक्शन देने के लिए उसके भी दवाइयाँ प्रेजेंट है। तो वो सारी चीज़ों से हम लोग क्या करवा सकते हैं? उसका ध्यान रख सकते हैं, उसको डिजीज फ्री करवा सकते हैं। ओके, उसके बाद है पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग में तो हम लोगों को पता है कि पोल्ट्री फार्मिंग इज डन फॉर द एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड टू प्रोड्यूस लेयर्स फॉर एग्स एंड बॉयलर्स फॉर मीट। पोल्ट्री फार्मिंग जनरली क्यों होती है? क्योंकि एग प्रोडक्शन और चिकन मीट के लिए। ओके, उसी के साथ साथ क्रॉस ब्रीडिंग भी उसमें होती है। ओके, साथ साथ गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, दे आर गिवन प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड केप्ट इन हाइजीनिक कंडीशन एंड प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशन। ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद विटामिन, प्रोटीन एंड फैट रिच फीड फॉर द बेटर ग्रोथ। Poultry fowls are affected by disease caused by virus, bacteria, fungi, and parasites. They are protected from the disease by proper sanitation, spraying the डिसइंफेक्टेंट्स एंड वैक्सीनेशन। यानी कि पोल्ट्री में तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, वैक्सीनेशन अच्छे से करवाना पड़ता है, उसको जितना खाना चाहिए वो प्रॉपर विटामिन में मिलना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है कि उसमें से जो एग ग्रो हो रहा है उसी का तो इस्तेमाल करना है, तो अगर उसी के पास प्रॉपरली न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो उसके एग में कहाँ प्रोटीशन और न्यूट्रिशंस मिलेंगे हमको। ओके, तो इस वजह से इसका तो इस्तेमाल बहुत करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। साथ ही साथ इसका वैक्सीनेशन और हम लोगों को इसका जो सैनिटाइजेशन है वो बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि वो अगर बीमार है और उसके बीमारी की वजह से अगर कोई एग या तो फिर उसका चिकन मीट जो है वो किसी ने खा लिया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? उसको भी कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। ओके, तो इस वजह से इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। ओके, एंड लास्ट है हमारा फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन जनरली क्या पर होता है? तो मरीन फिशरीज और इनलैंड फिशरीज से हम लोग फिश प्रोडक्शन करवा सकते हैं। ओके, so fish is a source of the animal protein in our food. There are two ways of obtaining fish. They are from natural sources called capture fishing and from fish farming called the culture fishery. Okay, तो इस तरह से हम लोग क्या करवा सकते हैं? फिश का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। ओके, जनरली बहुत सारे ऐसे फार्म्स है जहाँ पर क्या होता है? फिश का प्रोडक्शन होता है। ओके, और बहुत ही मेजर
वो पोर्शंस के अंदर फिश का जो है वो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पर फार्मिंग करते हैं और फिश को बड़ी करते हैं और बड़ी करने के बाद बेचते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पैसे बहुत मिलते हैं भाई। एक एक फिश के अगर एक 1 kg या फिर 2 kg की कोई फिश हुई तो उसके पैसे तो बहुत मिलते हैं, जितना आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिश फार्मिंग करके फिर फिश का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट है हमारा बी कीपिंग, कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, बी कीपिंग करके फिर उसमें से जो हनी कॉम का स्ट्रक्चर मिलता है और हनी को जो है हम लोग बेच सकते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बी कीपिंग इज डन टू ऑब्टेन हनी एंड वैक्स। हनी इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आल्सो हैज द मेडिसिनल यूजेस। वैक्स इज यूज्ड इन मेडिसिनल प्रिपरेशंस एंड फॉर मेकिंग द पॉलिशेस। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस वजह से कई लोग ऐसे होते हैं जो फार्मिंग के साथ साथ बी कीपिंग को भी करते हैं। तो उसमें से जो हनी निकलता है उसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर हम लोग करते हैं, और साथ ही साथ जो वैक्स होता है उसका इस्तेमाल भी हम लोग बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे जो फिगर्स दी गई वो बी हाइव की दी गई है, आप लोग देख सकते हो। ओके, so that's it for today, and here we have finished our chapters that improvement in our food resources. Okay, so there are 4 or 5 questions you have to write in today's homework. Okay, here I have write question number 1. Write how can we protect our crop. Question number 1 is, write how can we protect our crop. Here is the answer that you can see on the screen. Question number 2, explain different types of animal husbandry. Okay, so there are 4 types: cattle farming, poultry farming, fish production, and beekeeping. So you have to explain all the animal husbandry. Okay, all you have to write. So that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the Instagram, or you can ask me on the WhatsApp also. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself.